मंडियों को बचाना इसलिए जरूरी है कि किसान अपनी फसल मंडी में लेकर आए, एमएसपी को उसकी कानूनी गारंटी मिले और वो खरीद सरकार करे और सरकार खरीद करके एफसीआई के गोदामों में भेज के ये जिसको भी जिसकी जरूरत है, किसी को खरीद लेना है, किसी को बहुत सस्ता देना, किसी को कंट्रोल रेट पे देना, ये अनाज फिर वितरित हो जाए देश की आम जनता में जिसको भी उसकी जरूरत है। इसलिए मंडियों का रहना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं कुलदीप सिंह आज फिर आपके बीच लेकर आया हूं एक चर्चा मौजूदा किसान आंदोलन और हमारी सरकारी अनाज मंडियों पर सरकार के हमले और किसानों के प्रतिरोध, इस विषय पर बातचीत। आज के हमारे वक्ता हैं मास्टर बलबीर सिंह, जो अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य के अध्यक्ष हैं। संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा और राष्ट्रीय स्तर पर जो समिति बनी है उसके शीर्ष नेतृत्व में से एक हैं। मास्टर जी, आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपके चैनल का और आपके दर्शकों का बहुत धन्यवाद है। तो मास्टर जी, आज आपके साथ बातचीत करनी है कि जो अपनी आज सरकारी मंडियां हैं, ये मंडियां क्यों टारगेट पे हैं। जैसे लगातार ये पिछले किसान आंदोलन में भी ये बार बार बातचीत उठी कि सरकार की जो नीतियां हैं, केंद्र और राज्य की सरकार है, वो सरकारी मंडियां नहीं रखना चाहती। और अब भी देखो मंडियों में ब्रांड माटी भी हुई है जी किसानों की। कहीं उनसे ये मांग लिया भाई आपके नंबर ले आओ, गेट पास के दौरान दिक्कतें आई हैं। और ये मंडियों को टारगेट करके जो सरकार की पूरी पॉलिसी है, इसको थोड़ा इसके पीछे क्या कहानी है। और ये जो मंडी है ये, और आप भी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि मंडियां बंद नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। आज मंडी एक चर्चा का केंद्र में है, तो इसकी थोड़ा आप सरल भाषा में समझाएं कि ये जो पूरा मामला है ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो इसको समझने के लिए तो थोड़ा सा ऐतिहासिक बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। आज से लगभग 100 साल पहले तक किसान का बड़ा शोषण होता था और उसकी फसल खलिहान में से ही साहूकार ले जाता था। उसी का तौल होता था, उसी का मोल होता था। बाद में किसानों का बड़ा तबका ने ये मांग करनी शुरू करी और कुछ राजनीतिक लोगों ने भी, खासकर जो आजादी की लड़ाई के आंदोलन में शामिल थे, उन लोगों ने भी ये बातें कहनी शुरू करी कि भाई किसान का शोषण रुकना चाहिए और उसके लिए कोई स्थान निर्धारित होना चाहिए। तो वहां चर्चा दो तरह की आ गई। एक चर्चा थी मंडियां बने। आपने शायद किसी आदमी से बोलते हुए सुना होगा मंडी फंडी। एक फंडी तबका भी था जो ये चाहता था कि मंडी नहीं बननी चाहिए, तोल और मोल साहूकार के ही हाथ में रहना चाहिए। तो ये मंडियों का जो हुआ, अपने यहाँ पंजाब में खासकर यूनियनिस्ट पार्टी जीत गई, उसका राज आ गया और उसमें चौधरी छोटूराम राजस्व मंत्री बने। उन्होंने ये कोशिश की कि भाई हम मंडियां बनाएं। 1939 में एपीएमसी नाम का एक्ट लेके उन्होंने मंडियां का बनाने का अभियान शुरू किया। और आप तो खैर पैदा नहीं हुए उस समय में, हमने जो बुजुर्गों से सुना है, जो छोटे छोटे गांव थे, जैसे नरवाना एक गांव था, उचाना, जुलाना, यदि आप इधर नजदीक के ही देखा अपन, तो इन गांवों में मंडियां बनी क्योंकि रेल के किनारे थे ये गांव। और मंडियां बनते ही ये शहर का रूप में भी विकसित हो गई। अब देश में परिस्थितियां फिर बदली हैं। एक दौर में जब अनाज की इतनी जरूरत थी कि हर आदमी ने खाने का अनाज उपलब्ध हो जाए, तो मंडियों का सिस्टम के साथ साथ ही एफसीआई का गोदाम भी आया। एक बड़ा ढांचा बनाया, बड़े बड़े गोदाम बने और उनमें एक दौर में बड़ा इकट्ठा हुआ जरूरत का अनाज। और धीरे धीरे फिर अब परिस्थिति ये बनी कि अनाज देश में सरप्लस है। 150 करोड़ लोगों का भी पेट भर रहा है किसान, और कई दर्जन देशों में अपना अनाज भी जा रहा है। अभी वो जो फंडी तबका था वो राजसत्ता के नजदीक आ गया विचारधारा के तौर पर। राजसत्ता ये चाहती है कि फिर से मंडियां बंद करके किसान का शोषण इस तरह से हो कि तोल मोल व्यापारी के हाथ में ही हो।
और व्यापारी की ही अपनी एक जगह निश्चित लेने की, या किसान के घर से लेगा या उसके स्थान पे लेगा, और ये मंडियां बीच में ना रहे, ऐसा एक तबका हावी हो गया। और स्वाभाविक रूप में उस समय से वो राजसत्ता में भी भागीदार हो गया। तो अब ये सवाल उठने लगे हैं कि मंडियों को बंद किया जाए। और पीछे जो 2020 में आंदोलन शुरू हुआ था, उसमें भी जो 3 काले कानून थे उनमें से मंडी बंद करना भी एक था। किसानों ने ये समझते हुए कि मंडी बंद होगी तो हमारा शोषण बढ़ेगा, इसका विरोध किया, और उस विरोध की वजह से बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। उसी का दूसरा जो काला कानून था मंडी बंद करने के साथ ही, देश में 1954-55 में एक कानून बना था, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। कोई भी आदमी, चाहे व्यापारी है, चाहे दुकानदार है, चाहे कोई घर गृहस्थी है, अपनी जरूरत का सामान ही अपने पास रख सकता है, जरूरत से ज्यादा सामान इकट्ठा नहीं कर सकता। ये कानून जब तक रहेगा तब तक बड़े साहूकार साइलो तो बना लेंगे, क्योंकि उनको बनाने का अधिकार दे रखा सरकार की राय सलाह भी है। लेकिन जब तक ये कानून खत्म नहीं होगा तब तक वो गोदामों में लाखों लाख टन अनाज इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। तो सरकार ने दूसरा काला कानून ये ले थे 2020 में, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को खत्म करना। आवश्यकता की वस्तु कितने भी कोई आदमी स्टोर कर सकता है, ये छूट देना चाहते थे। देश का ना केवल किसान, इसको मजदूर भी समझ गया, और मजदूर को भी ये जच गया कि यदि मंडियां नहीं रहेंगी, एफसीआई के गोदाम नहीं रहेंगे, तो राशनिंग प्रणाली भी नहीं रहेगी। और राशनिंग प्रणाली नहीं रहेगी तो फिर सबको खाने की गारंटी नहीं मिलती। क्यों मिलती है? अपना कोटा भैया बंद हो जाएगी है, जो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो सिस्टम खत्म हो जाएगा, क्योंकि सरकार खरीदने की कर देगी कहां से। तो इसलिए सारा तबका लड़ा, किसान भी और मजदूर भी। तीसरा इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो ये अपन क्योंकि मंडियों पर चर्चा कर रहे हैं, मंडियों को बचाना इसलिए जरूरी है कि किसान अपनी फसल मंडी में लेकर आए, एमएसपी को उसकी कानूनी गारंटी मिले, और वो खरीद सरकार करे, और सरकार खरीद करके एफसीआई के गोदामों में भेज के, ये जिसको भी जिसकी जरूरत है, किसी को फ्री देना है, किसी को बहुत सस्ता देना है, किसी को कंट्रोल रेट पे देना है, ये अनाज फिर वितरित हो जाए देश की आम जनता में, जिसको भी उसकी जरूरत है। इसलिए मंडियों का रहना जरूरी है। फंडी तबका यदि हावी हो जाता है तो फिर ये सारा माल प्राइवेट गोदामों में चला जाएगा, खासकर साइलों में चला जाएगा, और साइलों में जब अनाज चला जाएगा तो रोटी तजूरी बंद हो जाएगी, फिर रोटी सबको नहीं मिलेगी। ये राशनिंग सिस्टम भी जो मतलब जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये भी अपने आप ही दम तोड़ देगा। तो इस बात को लेकर मंडियों को बचाना एक बड़ा अभियान ना केवल किसानों के लिए बल्कि देश की हर उस जनता के लिए है जिन्हें रोटी चाहिए। आप मंडियों को बचाना चाहते हैं। अभी जो आपने सवाल किया था कि मंडियों में इस बार बहुत बदीन माटी हुई, इसलिए आप 5, 7, 10 साल से देख रहे हैं किसान फसल लेके आता है, उसको तरह तरह की परेशानियां। पहले यहाँ आया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा दर्ज कराओ, जबकि किसान के पास कोई सरप्लस लैंड तो है नहीं भाई वो जंगल में जाकर 50-100 किले में खेती कर लेगा। उसके पास एक सीमित भूमि है, उसी में खेती करनी है। ये बिल्कुल एक परेशान करने के लिए था मेरी फसल मेरा ब्यौरा। फिर उसके मेरी फसल मेरा ब्यौरा के आधार पर मंडी पे गेट पास, ये पिछले 5-4 साल से चला हुआ था, गेट पास कट रहे थे। लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि गेट पास ऐसे नहीं कटेगा। पहले तो कोई भी जाके कह देता था भाई ये कुलदीप की फसल है, बलबीर लेकर आया, और गेट पास कट जाता था, क्योंकि मेरी फसल मेरा ब्यौरा का कागज वो दिखा देता था। अब इस बार कहा कि भाई आपके ट्रैक्टर का नंबर प्लेट होनी चाहिए, फिर आपका ट्रैक्टर जो ड्राइवर है उसकी आइडेंटिटी, फिर आपने जो फसल मेरी फसल मेरा ब्यौरा में दर्ज कराई है उसका कागज, जिसकी फसल है उस जिसके नाम ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा है उस आदमी का आना जरूरी है। उसके बायोमेट्रिक होंगे, गुंठे उंगलियों के निशान मिलान होंगे। यदि वो नहीं मिलते तो फिर उसकी आंखों की पुतलियों के निशान लेके उसको मैच किया जाएगा, तब गेट पास कटेगा। इस चिट्ठी आने के बाद किसानों में गुस्सा था। उस गुस्सा का परिणाम ये रहा कि हमने मंडियों में कई दिनों तक धरने प्रदर्शन किए। सरकार ने उसमें कुछ संशोधन किए
उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ट्रैक्टर का नंबर प्लेट नहीं है तो केवल कागज पे लिख कर नंबर लगा दो, अच्छा, ये उसी को छूट दे देंगे। फिर ये कहा कि चलो आपके पास मेरी फसल मेरा ब्यौरा तो है, लेकिन असली किसान नहीं आया क्योंकि तो खेत में फसल कटवा रहे हैं, तो वो बाद में आ जाएगा, आप अपने फसल मंडी में डाल दें। और बाद में उसकी बायोमेट्रिक वगैरह हुई। लेकिन इस साल जो आपने मंडियों में अभी भी देखा है, आज भी मंडियों में कुछ जगह अनाज पड़े हैं, उठान नहीं हुआ जी, उठान नहीं। और उठान बहुत धीमा रहा क्योंकि पहले तो यह प्रक्रिया ही बहुत लंबी थी। फिर इस प्रक्रिया के बाद सरकार की जो गलत नीतियां जिसकी वजह से उठान के भी ठेके छूटते हैं। पहले अड़ती खुद ही उठवाता था, हर रोज का माल आज भी क्या कल उठ गया। लेकिन अब यह है कि कोई ठेका लेगा, कोई ठेकेदार राजनीतिक तौर पर ठेके छूटते हैं और वो कई दिन तक तो काम शुरू ही नहीं करता है, और जब शुरू करता है तो बहुत धीमी गति से करता है। इसलिए करता है कि मंडी में अड़ती भी परेशान हो जाए, किसान भी परेशान हो जाए, और उसको कुछ मुनाफा बढ़ती से या किसान से वसूल ले, कुछ ना कुछ पैसे लेने का चक्कर है। जो उसका रेट खुले है वो तो मिलेगा ही, लेकिन उसके अलावा भी एक्स्ट्रा, ये एक भ्रष्टाचार का पूरा संकेत है। तो आप ये समझते हैं कि ये जो सिस्टम है अभी, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है जिससे अनाज बिक्री नहीं हुई, बिक्री हुई तो पेमेंट नहीं हुई। अब आप देखें, आज भी आप गांव में हम रहते हैं सारे, आधे से ज्यादा लोग, आज 18 तारीख हो गई मई की, 1.5 महीने से ज्यादा बिक्री शुरुआत हुई, आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनका आज भी पैसा नहीं आया, मतलब पेमेंट नहीं, किसान की जेब में पैसा नहीं, जेब में पैसा नहीं आ रहा। क्योंकि जेब में पैसा तब आएगा जब उसका गोदाम में अनाज जमा हो जाएगा। वो 72 घंटे गया था, लेकिन 10-10, 12-12 दिन से भी जिन किसानों के, 15-15 दिन से भी जिनके गोदाम में अनाज जा चुके हैं, उनकी पेमेंट भी अभी नहीं हुई है। और जिनकी पेमेंट हुई है उनको और दूसरे तरीके से परेशान किया जा रहा है। बैंक को हिदायत दे दी कि आपने 50,000 से ज्यादा किसी को नहीं देना। अब एक किसान 20 किले ठेका पे लेके खेती कर रहा है, उसके पास 10-12 लाख की बिक्री हुई है, लेकिन उसने आगे भी 20 किले ठेका पे लेने, उसकी पेमेंट देनी है 12, 14, 15 लाख रुपए। अब जो 50,000 रुपए लेगा, उसने 15 लाख की बेची है, तो 1 महीने तक भी पेमेंट नहीं हो सकती। मतलब एक दिन में 50,000 अपने सेविंग अकाउंट तो नहीं कटा है। हाँ, लिमिट लगा दी एक तरह की, और कहते हैं ट्रांसफर कर दे वैसे। अब ट्रांसफर किस किस का कर सकता है, जरूरी नहीं है कि मेरा खाता या किसी और किसान का खाता ऑनलाइन होगा, जिसको देना उसका ऑनलाइन होगा। तो ये कैश की दिक्कत बैंकों में खड़ी करके और लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। तो इसलिए अब ये जरूरत हो गई है, सबकी महसूस करिए लोगों ने कि मंडियों का रहना भी जरूरी है। एमएसपी पे फसल कभी बिकेगी, सरकारी गोदामों का रहना जरूरी है। जहां जहां साइलो बने हैं वहां किसान मंडी से भी ज्यादा परेशान हुए हैं। आपने देखा होगा कैथल में, सोलू माजरा में जो साइलो बना है, 10-10 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हैं, और 24-24 घंटे तक किसान ने लाइन में खड़े रहना पड़ा अपना साधन लेके। तो सीजन में इतना परेशान करना, मंडियों में बाहर दाना ही नहीं भेजा गया कि अपने साइडों में ही जाना पड़ेगा और कोई साधन नहीं है। तो ये मंडियों का विशेष महत्व है। ये जो हमारे पूर्वजों ने बड़ी लड़ाई लड़के आंदोलन करके मंडियों को बनाया था, और इन मंडियों को बचाना इसलिए जरूरी है कि यहाँ एमएसपी पर फसलें बिके। एमएसपी पर हमारे साथ जो ठगी हो रही है वो एक अलग बात है, किसी अन्य दिन बात करेंगे अपन। क्योंकि एमएसपी में भी सरकार जो हम चाहते हैं वो नहीं दे रही। सरकार दे रही है A2+FL, हम चाहते हैं C2+50%। इसमें बड़ा अंतर है। यदि मैं केवल धान का जिक्र करूं, 802 रुपए का अंतर है जो सरकार ने दिया 1 क्विंटल पे, अभी 2461 रुपए, और जो हमारा बनता है वो 3263 रुपए बनता है। 802 रुपए का नुकसान हर क्विंटल को 1 क्विंटल पे है, कितना बड़ा हमारी मांग के अनुसार। तो इस पे बात करेंगे, लेकिन वो मंडियां रहेंगी तभी तो एमएसपी रहेगा। आपकी जो पूरी बातचीत रखी मास्टर जी, उसमें 2-3 बातें निकल कर आई। सबसे पहली बात तो ये है कि जो मंडियों को सरकार बंद करना चाहती है, सरकारी मंडी, यू सिर्फ किसान का मतलब एक प्रकार से उसकी फसल के ऊपर हमला नहीं, एक रोटी को भी सेठ साहूकार की तिजोरी में कैद करना है। धीरे धीरे जो खेत मजदूर हैं उनके हिस्से में भी जो
सरकारी राशनिंग सिस्टम से जो मिल रहा है गरीब लोगों को पीले गुलाबी पे, यूं भी बंद करना है तो उधर रोटियों को एक प्रकार के एक अमीर लोगों के उन जबड़े में चली जाएंगे और गरीब भयानक गरीबी का दौर होगा वो इससे। दूसरी इस- बात इससे भी आगे जो अपन थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाएं आंकड़ों के अनुसार पूरे प्रदेश में 35,000 अड़ती की दुकानें हैं। 35,000 35,000 अड़ती हैं पूरे प्रदेश में, हरियाणा में। और 35,000 में से बहुत सी ऐसी दुकानें भी जिनमें 2-2, 3-3, 4-4 पार्टनर हैं। इसका मतलब है कई हजार लोगों का, लगभग 50,000 लोगों का अड़त की दुकानों के साथ अपना गुजारा चल रहा है बढ़िया। फिर हर दुकान पे 2 से 4 मनी में। बिल्कुल है जी। तो आप ये मान सकते हैं 75 से 80,000 लोग जो मनी में कर रहे हैं, केवल मंडियों से ही उनका गुजारा चल रहा है, उनके परिवार बस रहे हैं। और हर मंडी में यदि आप मजदूरों को जोड़ें जो सीजनल होते हैं, बिना सीजन के भी मजदूरी का काम होता है, तो 1.5 लाख के आसपास संख्या है जो मंडी में सीजन पे अपना 1 साल का अनाज वगैरह मजदूर है वहाँ, लेबर है वहाँ। हाँ। और लेबर यहाँ की भी है स्थायी भी, और प्रदेश से भी आती है सीजन में, अलग अलग प्रदेशों से। तो वो अपने 1 साल का गुजारा मंडियों के सहारे 2 महीने, 1 महीना, 1.5 महीना काम करके घर चला रहे हैं। जब ये सारे सामान साइलों में चला जाएगा, ना कोई मंडी होगी, ना कोई तोलनिया होगा, ना कोई जरानिया होगा, ना कोई सीमन वाला होगा, ना कोई कट्टा उठानिया होगा, वो सारा का सारा सिस्टम मशीनी हो जाएगा। यानी लाखों लाख लोग हरियाणा में एक तरह से प्रभावित होंगे, जो सीधे जिनकी रोजी रोटी यहाँ से जुड़ी हुई है किसान के अलावा। फिर किसान तो प्रभावित होगा ही, और अन्य तबके भी, जैसे आपने कहा कि ये तो एक तरह से रोटी तिजोरी में जाने की स्थिति आएगी और अमीर लोगों के हाथ में हो जाएगी। तो इसमें कोई संदेह नहीं है। सरकार की नीतियां, मैं फिर कहता हूं, जो मैं बात शुरू में कर रहा था, मंडी और फंडी का जो युग था, आज के जमाने में फंडी लोग हावी हैं और मंडियों को बंद करवाना चाहते हैं। एक मास्टर जी आपने बिल्कुल सही ढंग से बताई, लाखों लोगों के जब रोजगार छीने जाएंगे, पहले ही बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। एक और बात है मास्टर जी, इसमें पूरी मंडी का सिस्टम है, आपने जिक्र किया कि मंडी ने किसान को 2 चीज दी, एक तो तोल और एक रेट। और उससे पहले का जो पूरा सिस्टम था, जब साहूकार खेत में अपने लठाए तले जाके बंद लिया तो अगर किसान की हिम्मत नहीं थी बता दे के रेट है और कितना तोल है। तो एक प्रकार से जो मंडियां अस्तित्व में आई, इसमें मास्टर जी किसान को सूदखोरी से भी बाहर निकालने में मदद रोल प्ले करी, या उसके मुंह में एक बोल भी पैदा करे, भाई स्वाभिमान हुआ उसके मन में पैदा हुआ। तो जो युवा आपने यूं नहीं देखता और ज्यादा कर्ज के दुष्चक्कर में आने वाला दौर में किसान जाओगा फिर, जैसे ये जो साइलो आया है। और मैं जो आपको थोड़ा न्यू समझने की कोशिश कर रहा था, जो यो पूर्वों का जो जमाना था ना, ये जो सूदखोरी या जो फंडी सिस्टम था, आपने पूर्वजों से भी सुना होगा, थोड़ी उसके बारे में रोशनी डालो जी। वो कैसी किसानों की हालात थी और मंडिया अस्तित्व में आने के बाद कैसी खुशहाली आई। देखिए, हमने जो अपने बुजुर्गों से सुना और अपनी आंखों में देखा, जब हम बच्चे थे, आधा गांव कच्चे घरों में रहता, क्योंकि मंडियों का इतिहास तो 1939 से शुरू हुआ और लोगों ने धीरे धीरे पता लगा, ये आजादी के आसपास लोगों ने मंडी में जाना शुरू हुआ है। हम आजादी के 10-12 साल बाद पैदा हुए हैं, और फिर हमने जो 5-7 साल के अंदर स्वदेश महाराज देखा, ये एक ऐसा जमाना था जब बहुत बड़ी संख्या में लोग कच्चे घरों में रहते थे, बहुत बड़ी संख्या में उनके बच्चे आने पड़े थे, उनकी परचेजिंग पावर नहीं थी, वो बाजार में जाते ही थे, 6 महीने में एक बार जाते थे, छोटा मोटा सामान ले आते थे, अपने एक आत्मनिर्भर सा परिवार होता था हम सब पे। तो जैसे जैसे ये शोषण मुक्त हुआ, क्योंकि साहूकार की दाव घट गई, और किसान को ये छूट भी दी कि वो फसल बेचे या ना बेचे, मंडी से भी वापिस ला सकता था, वो कह सकता है आज भी कि भाई मेरा पड़ता है लगता, मैं नहीं बेचता। तो ये जो चीजें आई हैं, ये मंडी के कारण ही आई। और एक खुशहाली का दौर हमने फिर वो देखा है, जब मतलब कच्चे घरों से पक्के घर, पक्के घरों से सिमटेड घर, और आज आप देखेंगे गांव में भी टाइल और पत्थर लगे हुए। एक बात, दूसरी, हमने वो जमाना देखा है, हमारे बाप दादे चाचे ताऊ जो कुर्ता पैट गया, एक सीमन और लगाया थी उसको, थेकड़ी ही ला लिया करते, टांकी ला लिया करते थे।
और आज आप देखें किसान परिवार में भी कुछ नहाए धोए लोग, अच्छे सुथरे कपड़े पहने हुए लोग दिखाई देते हैं। ये खुशहाली का एक संकेत है, लेकिन ये लंबे समय नहीं रहा। आज किसान अंदर से खोखला हो चुका है। उसको इतनी देनदारियां हो गई, अड़ती का भी देना है, बैंक का भी देना है, किसी खरीद वाला का भी देना है, बीज खाद दवाई वाला का भी देना है। और ये जो पेमेंट का मैं जिक्र कर रहा था, इस पेमेंट को यदि आप देखें, जो किसान के हाथ में पेमेंट नहीं आ रही। अब 10 लाख की फसल बेच दी किसान ने, अड़ती से पहले ही 10 लाख रुपए ले रखे उसने। 10 लाख का उसके 2 रुपए सैकड़ा में ब्याज भी चल रहा है, बताओ भाई, वो भी और उसके खाता में पैसा आना है या आ चुका है, लेकिन वो ले नहीं सकता। नोर पंगा। इधर जो उसने गेहूं कटवाई थी, वो कंबाइन वाले की हर रोज टोक भरी में पैसे दो, और एक पर जो तूड़ी बनवाई उसकी टोक है। तो मेंटली टॉर्चर है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा टॉर्चर इसलिए किया जाए कि किसी तरह किसान ये कह दे मेरे बस की नहीं खेती करना। और ये जो नीतियां हैं, ये नीतियां उधर ले जाती हैं कारपोरेट की तरफ, ये कारपोरेट खेती होगी। फिर वो जो 3 काले कानून थे, उन्हीं का एक प्रारूप 25 नवंबर 2024 को ले आए, राज्य सरकारों के हवाले कर दिया कि आप इसमें ये संशोधन करते हुए आप तय करें प्राइवेट मंडी भी होंगी जिसको कोई टैक्स नहीं होगा। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को राज्य में खत्म कर दे, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, क्योंकि बीज किसान अपने खेत का बनाया हुआ बीज खेत में नहीं बो पाएगा, केवल सर्टिफाइड बीज बिकेंगे बीजेंगे। यदि कोई गैर सर्टिफाइड बीज अपने घर में पैदा करके बोता है तो उसको नजायज माना जाएगा। और इस तरह की जो नीतियां आई हैं, ये वो चक्कर आ गया दोबारा से कि फिर गुलामी की ओर किसान चला जाएगा। विश्व आजाद रहे देश, लेकिन किसान की हालत पहले से भी ज्यादा पतली हो जाएगी, और देनदारियां भी इतनी हो चुकी हैं, उसके पास कोई परचेजिंग पावर नहीं रही, और वो दिन रात ये रास्ते निकालता है कि कहीं कहीं से पैसा मिल जाए। वो जो केसीसी के नाम से है, पहले 20,000 रुपए प्रति एकड़ था, फिर 50,000 हुआ, 1 लाख हुआ, 3 लाख हो गया। तो देनदारियां लगातार बढ़ रही है, मतलब कर्जा किसान के सिर पर बढ़ता है। और उसका मुख्य कारण है एमएसपी स्वामीनाथन आयोग के अनुसार नहीं मिलना। यदि किसान को C2 प्लस 50% मिल जाए तो किसान को देनदारियां नहीं रहेंगी। अब मैं आपको यही उदाहरण दे रहा हूँ, जो 3-4 दिन पहले एमएसपी घोषित किया है, जो हम मांग करते हैं, जो सरकार ने घोषित किया, उसमें 802 रुपए प्रति क्विंटल का है। बहुत बड़ा फर्क है। 1 एकड़ में आप मानते हैं 30 क्विंटल धान हो जाता है। अब केवल धान का उदाहरण दे तो कपास में भी ऐसे तो 24 रुपए का घट है 1 क्विंटल पे, लेकिन 802 रुपए होने से 10 क्विंटल पर 8,000 का नुकसान हो गया, 20 क्विंटल पर 16,000 का हो गया, और 30 क्विंटल पर 24,000 रुपए का। यदि हम 1 एकड़ में 24,000 छठे महीने ज्यादा पैसा मिल जाए तो हमारी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी, हम अपने आप में एक संपन्न हो जाएंगे। सरकार ये धोखा कर रही है किसानों के साथ, उसको एमएसपी C2 प्लस 50% नहीं दे रही, बल्कि A2 प्लस FL दे रही है, जो बहुत पुराना समय का था और जो आज के आधुनिक खर्चों को पूरा नहीं करता। अच्छा मास्टर जी, जो आप भी जिक्र साइडों का बार बार जिक्र है, बड़े बड़े अमीर हैं, खासकर गौतम अडानी जी के साइलो आए हैं, यू साइडों के है मास्टर जी। और ये जो अडानी है या जो कारपोरेट है, इनका सरकार और किसान ये संबंध कैसे है? मतलब इसको थोड़ा ये खोल कर बताएं। जो अपने साइलो नजर आता है एक ढांचा, अच्छा जी, वो ढांचा वास्तव में वो केवल ढांचा नहीं है, वो तो ठीक है कि उसमें अनाज ज्यादा लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है, वो तो एक भंडारण का सिस्टम है, उनका सिस्टम है, लेकिन उसमें असली उसके पीछे राज है जो वो है प्राइवेट मंडी। अच्छा, क्योंकि जब उसी में जाएगा अनाज तो सारा मशीन है, ट्रैली से मशीन उठाएगी, जा रहेगी, तोड़ लेगी, साफ सफाई करेगी, और उसका जो कचरा है वो वापस किसान को डाल देंगे, ले भाई अपना ले जाए, तो सारे काम बीच में बंद हो गए। ये साइलो का अर्थ प्राइवेट मंडी है वो। अच्छा, इसके पीछे बड़ा राज तो ये है। तो उसमें मशीन होगी, वहाँ इंसान की जरूरत नहीं, इंसान की कहीं जरूरत नहीं, उसमें सारा काम मशीन ही है। अच्छा, जब गोदाम से मालगाड़ी में ला देंगे तब भी मशीन है, अच्छा, और जब मालगाड़ी से उतारेंगे तब भी मशीन है। किसान की ट्रैली से भी मशीन उठाएगी, और जब रेलगाड़ी में भंडारण को में से निकालना होगा माल तब भी मशीन उठाएगी, और रेलगाड़ी को जहाँ कहीं खाली करना होगा वहां भी मशीन आएगी। कोई पैकिंग का सिस्टम वो आगे चलकर फिर होगा जहाँ कहीं खपत होगी।
इसको थोड़ा मैं जो समझ रहा था, जो अडानी जी का है ना, जो ये संबंध है सरकार वैसे तो संवैधानिक रूप से उत्तरदायी तो किसानों के प्रति ये तो देखो ऐसा है, जे अडानी हो चाहे कोई और हो, हाँ जब तक मैंने बताया 1954-55 में बनाया हुआ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट रहेगा, तब तक ना अडानी खरीद सकता है, ना अंबानी खरीद सकता है, ना कारपोरेट खरीद सकता है। लेकिन ये हमारी आज वर्तमान दौर की केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकारें हैं, ये उनकी एक तरह के दलाल के रूप में काम कर रही हैं, और ये दलाल के रूप में काम करते हुए उस कानून को ही खत्म करना चाहते हैं। इसको मुझे समझो, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम था, हाँ, जिसके तहत कालाबाजारी नहीं हो उसको तोड़ेंगे जी, उसको खत्म करेंगे, और उसको खत्म करके जो वो साइडों में अगर बहुत ज्यादा अनाज इकट्ठा कर देगा। हाँ, बिल्कुल। तो इसमें थोड़ा मैं नहीं समझूंगा मास्टर जी, आपने इशारा भी किया कि ये एक प्रकार से कारपोरेट घरानों के लिए काम कर रही है, अपने मुख्यमंत्री है, कैबिनेट है, असेंबलीज है या सत्ता है। वैसे तो संविधानिक रूप से उत्तरदायित्व तो ये उन किसान मजदूरों के प्रति होने से जिन्होंने इनको वोट दी है, लेकिन ये काम कर रहे हैं किसके लिए? कारपोरेट, अंबानी, अडानी, सेल्लो के मालिकों के लिए। और अगर इसको थोड़ा नहीं समझे, किसान का या उस मजदूर का दुश्मन तो कारपोरेट है जी। अब वो मजदूर को दिखाई नहीं देता, जैसे आप आमतौर पर तो मुख्यमंत्री के खिलाफ धरना लाएंगे, कृषि मंत्री के, थोड़ा हमें यूं समझो यू जो जाड़ा है बीच में, जैसे खुल के अंबानी और अडानी का जो चेहरा है बेनकाब होना। आप देखो पहले भी थे जी कारपोरेट तो पूंजीपति, गांव का भी सूदखोर था कोई न कोई सेठ, यू जो इनका भयानक चेहरा है मास्टर जी, ये आपने नहीं लगता नहीं इतना खुल के किसान इतना चेतना में ऊपर नहीं उठाया, मजदूर वो देख नहीं पाता यू अंबानी अडानी कुकर लूट रहा अपन है, मतलब ये जो प्रक्रिया है तो सरकारों का एक आमतौर पर जो वर्तमान दौर की सरकार है उसका एक दृष्टिकोण है कि जनता को जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, वर्ग के नाम पे या किसी न किसी और अन्य जात क्षेत्र के नाम पे उनको आपस में मतभेद करके फूट डाली जाए, और ये जो कारपोरेट की दलाली करते हुए उसको खुली छूट दी जाए, वो नीति है। और ये केवल अपन ये नहीं देखेंगे हर कारपोरेट के लिए, देशी और विदेशी, ये केवल देशी के लिए नहीं, बीमा कंपनियों को खोल दिया विदेशियों के लिए। हाँ बिल्कुल, वो मतलब कारपोरेट कहीं का भी है, उसका एक कोलिब्रेशन है, उनका आपसे एक गठबंधन है सरकारों के साथ भी है। और ये आप देखेंगे, अब क्योंकि लंबी हो जाएगी बात है भाई, अमेरिका के साथ जो डील हो रही है उसमें खेती बाड़ी को पहली बार शामिल कर दिया। अब तक का देश आजाद होने से लेकर अब तक किसी भी डील में एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ कुछ समझौता नहीं हुआ था। तो अब ये सरकार बिल्कुल कारपोरेट भ्रष्ट हो चुकी है, लेकिन इसके अलावा जनता अभी उन बातों को बहुत गहराई से समझ नहीं पाई। हम ये प्रयास करेंगे गांव गांव जाके कि लोगों को जागरूक करें और ये बताएं कि भाई हमारा शोषण सबका होगा, कोई ये नहीं है किसी एक जाति विशेष का या एक धर्म विशेष का कोई छूट होगी या रियायत होगी। जब हम खाद लेने जाते हैं तब दुखी होते हैं, जब हम अपने ही पेमेंट बैंक में लेने जाते हैं सारा दिन खड़े रहते हैं, बाद में मिले या ना मिले खाली हाथ भी लौटते हैं। और इस तरह से जो मतलब मंडी में बेच रहे हैं माल, 3-3 दिन, 7-7 दिन, 10-10 दिन भी धान की फसल को लोगों ने पहरा देना पड़ेगा। तो जान बुझ के एक ऐसी नीति है जिस नीति के तहत किसान बेबस हो जाए और वो आखिर में ये कहे कि भाई मेरे बस की खेती नहीं हुई, ऐसी नौबत तक सरकार ले जाना चाहती है। तो आज मास्टर जी ने आपके बीच में बिल्कुल साधारण शब्दों में पूरे खतरे समझाए, किस तरीके से सरकार अपनी सरकारी मंडियों को खत्म करके प्राइवेट सेल्लो, प्राइवेट मंडियों के लिए राह आसान कर रही है, उसके किस ढंग से कुप्रभाव पड़ेंगे किसान मजदूरों के ऊपर। मैं कुलदीप सिंह सभी दर्शकों से भी अपील करता हूं, सभी जागरूक मजदूर किसानों से भी, कि वो अपनी मंडी को बचाने की कोशिश करें। अपने बस्ती में आने वाले हर राजनेता से सवाल जरूर पूछें कि जब मंडियों को बंद करने के फरमान जारी हो रहे हैं उनकी आवाज खामोश क्यों है। लोग सवाल करना सीखें, लोग जानें कि किस ढंग से हमें गुलाम बनाने के दोबारा से प्रयास हो रहे हैं, अपने अधिकारों को जानें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मास्टर जी आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।